कन्हैयालाल साहू एक सज्जन निरीह व्यक्ति, गाय के समान, दर्जी, चोरी से कायराना तरीके से चाकू से वार करके गला काट कर मार दे। क्या उदयपुर, मेरठ, लखनऊ के जितने लोग हैं सबका पाकिस्तान कनेक्शन है? तो उसकी सच्चाई क्या है? और देश के हिंदुओं के मुंह पे तमाचा है कि 125 करोड़ आपकी आबादी है, उसके बावजूद एक परिवार अपने बाप की अर्थियां, एक औरत अपने पति की अर्थी को विसर्जित नहीं कर पा रही है। इवन जब मैंने मूवी अपनी कन्हैयालाल के परिवार को दिखाई तो विजयराज को देख के और विजयराज की जो पत्नी है उनको देख के एक बार उनके बच्चे भावुक हो गए कि ये तो पापा जैसे लग रहे हैं। हम लोग मोदी जी के और योगी जी के साथ इसलिए हैं क्योंकि वो राष्ट्र की धर्म ध्वजा को लेके खड़े हुए हैं, वहाँ कोई छलावा नहीं है। अच्छा, काला हिरण जो है वो पूरा जो सलमान खान वाला मुद्दा था उस पर रहेगी पूरे में। हाँ, मुंबई से फरमान जारी हुआ, खरीद लो बिश्नोइयों को। क्या औकात है बिश्नोई समाज की? नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस बेहद खास प्रोग्राम में। कन्हैयालाल साहू, मृतक कन्हैयालाल साहू। जी हाँ, जोधपुर का ये जो केस है ये पूरे दुनिया में बहुत ही ज़्यादा इसने हंगामा मचाया हुआ था। काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे कि इसके ऊपर एक मूवी बन रही है। क्या है इस मूवी के पीछे का राज, कौन है इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर, आज इस प्रोग्राम में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। ये एक बहुत ही बड़ा हादसा था और ये बहुत ही एक सीरियस मुद्दा था जिसके ऊपर मूवी बन रही है। तो आज डिटेल में हम बात करने वाले हैं कि क्या है इस मूवी के पीछे का पूरा सच, कौन वो लोग हैं जो इस मूवी को बनाने जा रहे हैं और क्या कुछ उन्होंने इस मूवी को बनाते हुए फेस किया है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना ये प्रोग्राम। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है अमित जानी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो अमित जानी जी, जैसे कि आप प्रोड्यूसर हैं अ टेलर मर्डर स्टोरी मूवी, इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, तो आज हम इनसे डिटेल में जानेंगे कि ये जो मूवी आप बनाने जा रहे हैं, आपने जब ये मूवी बनाने का सोचा तो सबसे पहले आपके मन में क्या आया? क्योंकि ये एक मर्डर केस है और बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है। तो ऐसा भी हुआ होगा कि शायद आपको कभी ऐसे कॉल आए हों कि थोड़ा थ्रेटनिंग कॉल या इस तरीके की चीज़ें, तो क्या कुछ आपने फेस किया इसे बनाने से पहले? सेंसिटिव ही टॉपिक्स पे हम मूवी बनाते हैं जी। जो भी सच्चाई है, ट्रू इंसिडेंट, उस पे अगर आप काम करेंगे तो सेंसिटिव ही होता है। चाहे वो कन्हैयालाल साहू की हत्या को दिखाना हो, चाहे वो श्रद्धा वालकर के 35 टुकड़े हुए उसको दिखाना हो, चाहे आप पालघर के साधु की हत्या दिखाने लगे, या आप जो है बाकी जो हत्या हुई है धर्म के नाम पे और जिहाद के नाम पे, अगर आप उन्हें दिखाओगे तो सेंसिटिव तो रहेगा ही। तो पहला हमने टॉपिक चुना कन्हैयालाल साहू की हत्या का। कन्हैयालाल साहू एक सज्जन निरीह व्यक्ति, गाय के समान, दर्जी, दुकान पे अपनी लोगों के कपड़े सिल रहा है। दो लोग जाते हैं कपड़े सिलवाने के लिए, वो नाप ले रहा होता है और उसको चोरी से कायराना तरीके से चाकू से वार करके गला काट के मार देते हैं और फिर वीडियो बनाते हैं कि हमने मारा है, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सतन से जुदा, और सबका यही हाल करेंगे। तो मुझे लगता है कि जब वीडियो बना के उन्होंने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया, हत्या करते हुए वीडियो बनाई, तो फिर 3 साल नहीं लगने चाहिए उन लोगों को फांसी पे लटकने में। देरी क्यों है? कहाँ कमियां हैं? न्यायपालिका में कमी है, जांच एजेंसी में कमी है, ट्रायल क्यों नहीं चल पा रहा है? तो मैंने कहा इस पे देश में ट्रायल होना चाहिए। जैसे आपके यहाँ होता है एक मीडिया ट्रायल, खबर चलती है लेकिन जब तक चलती है जब तक टीआरपी होती है। एक हमारी मीडिया है एंटरटेनमेंट मीडिया, और ये अपना रास्ता बदल के ट्रू इंसिडेंट दिखाने लगी। अब ये एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दे वाली मीडिया नहीं रही। अब ये मीडिया जो है कुछ कुछ होता है और हम दिल दे चुके सनम वाली मीडिया नहीं रही। अब ये कश्मीर फाइल वाली, केरला स्टोरी वाली, अ टेलर मर्डर स्टोरी वाली एंटरटेनमेंट मीडिया है। तो हमने सोचा कि हम कन्हैयालाल साहू की हत्या को एक बार जीवंत करें, उसके पीछे के कारणों को बताएं, पीछे के षड्यंत्रों को बताएं, तालिबानी षड्यंत्र जो मदरसों में और मस्जिदों में हुए उनको दिखाएं, पाकिस्तान का कनेक्शन क्या है, उदयपुर के एक व्यक्ति का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है कि वो कन्हैयालाल को मारना चाहता है तो पाकिस्तान से लोग आ जाते हैं। क्या उदयपुर, मेरठ, लखनऊ के जितने लोग हैं सबका पाकिस्तान कनेक्शन है? तो उसकी सच्चाई क्या है?
वो सब दिखाने के लिए हिम्मत का काम तो है ही है। हमने सोचा कि कन्हैयालाल साहू जिंदा रहे और एक बार वो हत्याकांड पूरा देश देखे, और जिस भाईचारे की भेंट कन्हैयालाल साहू चढ़े हैं उस भाईचारे की कोई और भेंट ना चढ़े। जो गर्दनें तो लाखों करोड़ों हैं और छोरे भी लाखों करोड़ों हैं, तो कहीं अगली गर्दन किसी और की तो नहीं है कन्हैयालाल की जगह। तो सबको अवेयर भी करना है और उस घटना के बारे में लोगों को बताना भी है, सबको रुलाना भी है एक बार पुनः। और इस मूवी के जरिए ये मुद्दा जिंदा रहे, और जो ट्रायल कोर्ट है और जो जांच एजेंसी है उनको भी एक बार दस्तक हो, उनके दरवाजे पे भी, उनके दिल पे भी, कि भाई जल्दी करो तो ये मुद्दा जिंदा रहे, कन्हैयालाल की मौत मर ना जाए। इसके लिए हमने ये मूवी बनाने का फैसला लिया। क्योंकि कन्हैयालाल की अस्थियां कन्हैयालाल के घर में आज भी लोटे में रखी हुई हैं, उनको प्रभावित नहीं किया गया। कन्हैयालाल का बेटा आज भी चप्पल नहीं पहनता पैर में 3 साल से। उसने जिद की है जब तक पापा के हत्यारों को सजा नहीं मिलेगी, जब तक हम चप्पल नहीं पहनेंगे, बाल नहीं कटवाएंगे, अस्थियां विसर्जित नहीं करेंगे। तो उन अस्थियों को विसर्जित कराने का प्रयास है अ टेलर मर्डर स्टोरी। और देश के हिंदुओं के मुंह पे तमाचा है कि 125 करोड़ आपकी आबादी है, उसके बावजूद एक परिवार अपने बाप की अर्थियां, एक औरत अपने पति की अर्थी को विसर्जित नहीं कर पा रही है, इंसाफ नहीं मिल रहा, और आप जो है क्या कर रहे हैं। तो किसी को तो प्रयास करना था ना कन्हैयालाल की आवाज को उठाने का। तो कभी आपको ऐसे थ्रेटनिंग कॉल आए? आते रहते हैं, खूब आते हैं, घरों में घुस जाते हैं लोग। एक आध एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करिए। बहुत सारे कॉल आते हैं, पाकिस्तान से, सीरिया से, लीबिया से, जॉर्डन से, ईरान से, इराक से, बहुत फोन आते हैं, धमकाते हैं। सब किसी ना किसी भाई के आदमी है। भाई के लोग कई बार तो घर में भी आ जाते हैं। एक बार तो रात को 11 बजे घर आके सुबह 5 बजे गए। माय गॉड। और 15-20 हथियारबंद लोग थे, समझाने आए हैं, मारने फिर कभी आएंगे। ऑफिस तक पे हमारे, दफ्तर तक पे हमारे लोगों ने आके धमकियां दी हैं। खालिस्तानी अलग परेशान है, पाकिस्तानी अलग परेशान है। जो भी राष्ट्रवाद के खिलाफ है, जिसको भी हिंदू के मरने पे प्रसन्नता हो रही, वो सब मेरे खिलाफ है। और मैं ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जितनी भी ये समस्याएं हैं, जितनी भी धमकियां हैं, जितनी भी ये षड्यंत्र हैं, आपराधिक षड्यंत्र हैं, सबको सुबह जो है जाके जब जाता हूँ मंदिर में, तो रुद्राष्टक के साथ नमामि ईशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजम कह के छोड़ आता हूँ। फिर मैं चिंता नहीं करता किसी की भी। मतलब आप एक प्रोड्यूसर होने के साथ साथ आप एक स्पिरिचुअल इंसान भी हैं। होना ही चाहिए। जो धर्म की लड़ाई लड़ेगा उसे धर्म से बल नहीं चाहिए, और धर्म से बल तब मिलेगा जब आप चरणों में रहोगे। कभी सावरिया सेठ जाके भगवान विष्णु के, कभी बिहारी जी जाके बिहारी जी के, कभी जो है 12 ज्योतिर्लिंगों पे। अभी भी मैं मुंबई से आया, तो मुंबई से मुझे आना था इधर साइड से, लेकिन मैं भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, ओमकारेश्वर, उज्जैन महाकाल होके तब आया कि चलो अगर मुंबई से नोएडा जा रहे हैं तो कम से कम 5 ज्योतिर्लिंग तो हो जाए। सोमनाथ रह गया, इस बार अगली बार वो भी करेंगे जी। तो अभी जैसे ये मूवी मई में रिलीज होने वाली है। हाँ, मई में। तो कितना समय लगा आप लोगों को ये मूवी बनाने में? 1.5 साल लगा। 1.5 साल? वैसे तो 4-6 महीने मूवी बन जाती है, लेकिन चूंकि पहली मूवी थी हमारी, बहुत संकट भी आए, समस्याएं भी आई, चुनौतियां थी। सरकार वहां राजस्थान में कांग्रेस की थी उस समय। जब से मूवी बनाना चाहते हैं, सरकार बदली तो कुछ वहां पे आसान हुआ। इधर योगी जी ने सपोर्ट किया यूपी में, तो आसान हुआ। ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे परमिशन नहीं मिलती, लोग कहीं दंगा ना हो जाए। मूवी अब देखो, कश्मीर फाइल चुप चुप के बनी है यूपी में, लेकिन हमारी मूवी डंके की चोट पे बनी है। योगी जी ने कहा एसएसपी और डीएम को, और वहां की सारी तो पूरे लोकेशंस आपके यूपी के रहे? 70% यूपी में शूट हुआ है। ओके। हाँ, तो वो अथॉरिटी के साथ आपने परमिशन लेकर सारे, उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें परमिशन भी दी और सुरक्षा भी दी, और सेट पे कंकड़ भी नहीं चला। योगी जी हैं तो कंकड़ का मतलब बुलडोजर है। बुलडोजर। बिल्कुल। और अगर मैं बात करूँ कास्टिंग की, तो कास्टिंग एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है अगर एक मूवी हम बना रहे हैं तो उसमें आपको कोई दिक्कत हुई कास्टिंग करते वक्त?
नहीं, जब एक्चुअली क्या है कि जब ट्रू इंसिडेंट पे आप काम करते हो तो आप किसी को भी कास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ऐसा व्यक्ति लेना होता है जिसका चेहरा भी रिसेंबल करता हो। जैसे मान लीजिए अभी कन्हैयालाल का हमें किरदार निभाना है, तो कोई हमें एक्टर ऐसा चाहिए जो लगे भी कि कन्हैयालाल है। अब आप उसमें अनुपम खेर को तो नहीं ले सकते, संजय मिश्रा को नहीं ले सकते, उसमें शाहरुख सलमान या सनी देओल को तो नहीं ले सकते, जैकी श्रॉफ तो नहीं कर सकता। तो एक दो चेहरे थे, लेकिन सबसे परफेक्ट जो चेहरा था वो विजय राज का था। और विजय राज एक्टिंग के मामले में लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो बड़े एक्टर हैं बॉलीवुड के वो कहते हैं कि जब वो एक्टिंग करता है तो हम भी कई बार पीछे हट जाते हैं कि क्या करेगा। तो विजय राज से अच्छा कोई फेस था नहीं, और विजय राज ने जो किया है लोगों को लगता है विजय राज को देख के कि कन्हैया ही है। इवन जब मैंने मूवी अपनी एडिट से पहले कन्हैयालाल के परिवार को दिखाई तो विजय राज को देख के और विजय राज की जो पत्नी है इसमें जो बनी है कन्हैयालाल की पत्नी, उनको देख के एक बार उनको बच्चे ही भावुक हो गए कि ये तो बिल्कुल पापा जैसे लग रहे हैं, तो बिल्कुल मम्मी जैसी लग रही है जी। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दा तो आपने जिंदा रखा लेकिन जो मूर्तियां हैं उनके चेहरे बदल गए। तो वो तभी आपको टच करेगा जब आप लोगों को लगेगा कि कन्हैयालाल ही है। इसके लिए हमने विजय राज को लिया, बाकी सब एक्टर ही हैं, बॉलीवुड के अच्छे एक्टर हैं। आपकी बजट कितनी रही इस फिल्म को बनाते वक्त? 20 करोड़ रुपया। ओके, 20 करोड़ रुपया हमारा इसमें रहा। अभी 25-30 करोड़ रुपया रिलीज में लगता है, तो पूरे दुनिया में आप रिलीज करते हैं। 50 की हमारी मूवी है। अच्छा, जैसे मैं अगर बात करूं कैरेक्टर्स की, तो एक थोड़ा सा टॉपिक से हट के मेरा एक सवाल है कि लोगों का कहना रहता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो फेमस एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं उनको छोड़ के कभी आउटसाइडर्स को मौका नहीं मिलता, तो इस बात में कितनी सच्चाई है और आपका क्या मानना है? मिलता है, मुझे लगता है कि एक बार तो सबको मौका मिलता है, और जिसको नहीं मिला है कहीं ना कहीं ये फिर सिस्टम की कमी है, या तो उसके प्रयास की कमी है, उसने प्रयास ही नहीं किया उतना, या तो फिर जो सिस्टम है, जो नेपोटिज्म है, जो मगरमच्छ बैठे हैं वहां बॉलीवुड के मालिक बने, मठाधीश बने, या तो उनकी जो नीतियां हैं उसके चक्कर में जो है आम आदमी को मौका नहीं मिलता, न्यू कमर्स को मौका नहीं मिलता, कुछ प्रयास में भी कमी रहती है। एलन पीज ने कहा है कि अगर 1000 बार प्रयास करने के बाद भी आपका कार्य नहीं हुआ तो कहीं प्रयास में ही कमी है, किस्मत का रोल नहीं है। क्योंकि 1000वीं बार में तो बल्ब भी बना पाए एडिसन। अगर 999 उन्होंने कहा नहीं बनेगा भाई मैं तो अपने घर चला, तो आज ये लाइट थोड़ी जल रही होती है। कुछ नेपोटिज्म है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, थोड़ा मेरे अंदर क्यूरियोसिटी था, काफी देर से मैं सोच रही थी आपसे सवाल करूंगी कि आप पॉलिटिक्स में थे और उसके बाद आप ये प्रोडक्शन लाइन में आ गए, एज अ प्रोड्यूसर आप रहे इस मूवी के, तो कैसे ये फील्ड आपने चेंज किया? दोनों जैसे ही काम है, राजनीति भी लोगों को जगाने के लिए है, लोग अंदर चेतना का ज्वालामुखी दहक उठे और लोग जो है सचेत रहें अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, आने वाले खतरे के प्रति। राजनीति की जिम्मेदारी भी यही है और फिल्में भी समाज का दर्पण है, फिल्म की जिम्मेदारी भी यही है। तो दोनों एक जैसे ही काम है। और मुझे लगता है कि एक बात को जो हम कहना चाहते हैं देश के सामने करोड़ों लोगों तक तो तब कह पाएंगे जब प्राइम मिनिस्टर होंगे कि भाई हम मन की बात कर, रेडियो पे सारा देश सुन रहा है, या इतनी बड़ी आवाज और अन्ना हजारे जैसी आवाज जब बनी थी कि वो बोले तो पूरा देश सुना। लेकिन फिल्म एक जरिया है, आप जो बताना चाहते हैं आप उसमें फिल्म बनाइए, आप उसे हजारों सिनेमा घरों पर रिलीज करिए, पूरा देश आपकी विचारधारा को देखेगा और पैसे दे के देखेगा। अभी आप पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं और एज अ प्रोड्यूसर भी वर्क कर रहे हैं? बिल्कुल, पॉलिटिक्स तो चूंकि कोई सेवानिवृत्ति इसमें होती ही नहीं कि आप रिटायर हो जाएंगे, ये तो ताउम्र जब तक कोई रहता है। कहते हैं नेता माँ के पेट से पैदा होता है, चाहे लोहिया हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चाहे चौधरी देवीलाल हो। जैसे आप समाजवादी पार्टी से हैं लेकिन आप सपोर्ट करते हैं बीजेपी की विचारधारा को, तो इसे क्या कहेंगे हम? मैं मुद्दे को सपोर्ट करता हूँ। अखिलेश जी जब एक्सप्रेसवे बना रहे थे आगरा से लखनऊ तो उनकी तारीफ कर रहा था, जब वो लैपटॉप बांट रहे थे तब उनकी तारीफ कर रहा था, और जो वो कहेंगे कि मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाऊंगा तो मुझे बुरा लगेगा, तो मैं आलोचना भी करूंगा। कोई हमारा खुदा थोड़ी है, भगवान थोड़ी है कि हम जिंदाबाद जिंदाबाद करें, मुर्दाबाद कहने के लिए कोई अमेरिका से आएगा, तारीफ हम करेंगे, आलोचना करने के लिए कोई विदेश से आएगा। तो हमने समाजवादी पार्टी में 9 साल रहते हुए अखिलेश जी को उन तमाम मुद्दों पे जहाँ वो गलत थे हमने कहा गलत है। अब उन्हें अच्छा नहीं लगता, एरोगेंट है वो, उन्हें प्रशंसा पसंद है, नेताओं को प्रशंसा पसंद होती है, तो इसीलिए हम जो है दूर रहे उनसे। शिवपाल यादव जी उनके चाचा हैं, उनको जो है कमियां और खूबियां सब पसंद है, तो उनके साथ हम रहे।
वो हमें हमारी कमियां बताते थे, हम उनसे कहते चाचा ये ऐसा हो जाए तो कैसा रहे, तो हमारी लंबी चली, दूर तक हम साथ में रहे। अब वो समाजवादी पार्टी में तो हम अलग हैं। ये जो मैसेज की बात है, देश में क्या मैसेज जाना चाहिए, इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो हम लोग मोदी जी के और योगी जी के साथ इसलिए हैं क्योंकि वो राष्ट्र की धर्म ध्वजा को लेके खड़े हुए हैं। वहां कोई छलावा नहीं है, कोई छद्म धर्मनिरपेक्षता नहीं है। वो जो कहना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से कहते हैं, और राष्ट्र के लिए जो जरूरी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी आप नेक्स्ट भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं? नहीं, हर वो व्यक्ति जो राष्ट्र की बात करेगा वो भाजपा ही है। हर वो व्यक्ति जो राम मंदिर की बात करेगा, जय श्री राम कहेगा, वंदे मातरम कहेगा, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि का उद्घोष करते ही आप भाजपा ही हो जाएंगे। तो भाजपा में जाने के लिए भाजपाई होने की आवश्यकता नहीं है, सदस्यता लेने की आवश्यकता नहीं है। आप राष्ट्र को प्रेम करते रहिए, आप भारत माता की जय बोलते रहिए, आप राम मंदिर जाते रहिए, आप काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी मस्जिद को कहिए कि मंदिर है, और जो फुवारा बता रहे हैं लोग उसको कहिए फुवारा नहीं है, तो हमारे ज्योतिर्लिंग है जिसको महंत पन्ना 450 साल पहले लेके कुएं में कूद गए थे मुगल आक्रांताओं से बचाने के लिए। आप सोमनाथ के टूटते हुए मंदिर की बात करिए, आप कन्हैयालाल के हत्यारों को जो है फांसी लगाने की मांग करिए, आप कश्मीर के पत्थरबाजों की मजम्मत करिए, आप अली शाह गिलानी की फांसी की बात करिए, यासीन मलिक की फांसी की बात करिए, आप खुद ही भाजपाई हो जाएंगे। और आपको सपाई होने के लिए, कांग्रेसी होने के लिए भी पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बस आप बाबरी मस्जिद की पैरोकारी करिए, आप जो वंदे मातरम पे नाक चढ़ाइए, आप जो कसाब को बच्चा कहिए, आप सेना पे पत्थर मारने वालों की वकालत करिए, आप जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह का नारा लगाइए, घर घर से अफजल निकलेगा कहिए, आप सपाई हो जाएंगे, आप कांग्रेसी हो जाएंगे। तो इसमें पार्टी ज्वाइन करने जैसी कोई बात नहीं है। देश जो है विचारधाराओं पे खड़ा है, इधर देशभक्त है, इधर देश विरोधी है। आपको किधर जाना है आपको तय करना है। तो मैं तो उधर हूं जहाँ देशभक्ति है। तो अभी आपकी कौन सी अगली फिल्म आने वाली है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये भी कोई देशभक्ति के ऊपर ही आने वाली है। ये तो है ही कन्हैयालाल जी की जो मूवी है, अटेरा मर्डर स्टोरी, ज्ञानवापी फाइल। इसके बाद फिर काला हिरन। काला हिरन सलमान खान का मुकदमा। अच्छा, काला हिरन जो है वो पूरा जो सलमान खान वाला मुद्दा था उस पर रहेगी पूरी मूवी। हाँ। तो उस पर भी बड़ी कंट्रोवर्सी तो होगी जी, क्योंकि घोड़ा फार्म वाला एक मुकदमा है, मथनिया थाना का एक मुकदमा है, एक चिंकारा मरा है, एक काला हिरन मरा है, और इसके पहले भी हजारों शिकार वहां हुए हैं जिनका जिक्र नहीं, पक्षियों के, पशुओं के। ये तो काला हिरन का मुद्दा भी इसलिए चूंकि बिश्नोई समाज का गांव है काकानी, और पूरी बेल्ट बिश्नोइयों की है, और बिश्नोई जो है अपने बच्चे की तरह मानते हैं काले हिरन को, और बिश्नोइयों की माताएं जो है वो छाती से लगा के अपने बच्चे की तरह स्तनपान कराती हैं, दूध पिलाती हैं हिरन के बच्चे को। तो इसलिए वो मुद्दा उठा और उसमें मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई पूनम चंद बिश्नोई और शोगाराम जी की तरफ से। और उसके बाद जो है फिर तो पता नहीं क्या क्या हुआ, लोग चार्टर प्लेन ले लेके आए, जोधपुर को मुंबई बना दिया गया, हजारों वकील आए, 2-2 करोड़ रुपए रोज लेने वाले वकील, 5-5 करोड़ रुपए की हियरिंग के लेने वाले वकील, पूरी दुनिया के वकील, 10-10 चार्टर प्लेन उतरते थे जोधपुर की हवाई पट्टियों पे, दबाव बनाने की कोशिश की गई। मुंबई से आदेश पारित हुआ, हुक्मरानों का जो है वो फतवा जारी हुआ कि खरीद लो पूरे राजस्थान को, खरीद लो जोधपुर को, खरीद लो काकानी को, खरीद लो बिश्नोइयों को। कितनी कीमत है इन बिश्नोइयों की? एक हिरन तो मरा है, कीमत दे देंगे। हाथी के दांत की कीमत है, शेर की खाल की कीमत है, कुत्ता चाहे किसी ब्रीड का उसकी कीमत है, गाय भैंस चाहे किसी ब्रीड की उसकी कीमत है। नंदी पे दूध चढ़ाने वाले नंदी को काट के खाते हैं। हाँ, करेक्ट। ये मुद्दा तो पर्सनली मैं भी कहूंगी कि आप जब हम पत्थर में प्राण डालते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो तब हम पूजा करते हैं, लेकिन असल में जो नंदी है उसे हम, वही मैं कह रहा हूँ, नंदी को दूध चढ़ाने वाले नंदी को काट के खाते हैं। तो मुंबई से फरमान जारी हुआ, खरीद लो बिश्नोइयों को। क्या वो खाते बिश्नोई समाज की? वो अलग बात है कि बिश्नोई समाज का एक व्यक्ति, मैं अपराध का समर्थक नहीं हूं, लेकिन एक व्यक्ति आज इतना भारी है उनके मन पे कि उन्हें सुरक्षा में रहना पड़ रहा है, और वो डरे भी हैं, सहमे भी हैं। वो कहते हैं मुझे डर लगता है भाईजान, जबकि पहले ये था कि क्या औकात है बिश्नोई समाज की। तो बिश्नोई समाज ने अपनी हैसियत का प्रमाण दिया कि हम बॉलीवुड के पैसे बिकेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, हमारे गवाह जो है खरीदे नहीं जा सकते हैं, हमारा जमीर जो है वो राजस्थान की मिट्टी का में खेल के पला बड़ा है, हम यहाँ की मिट्टी, मेवाड़ की हल्दी घाटी की मिट्टी में पले बड़े लोग हैं, हम बिक नहीं सकते।
हम कट सकते हैं, हमारी माताओं ने जौहर की ज्वाला जलाई है, लेकिन झुके नहीं है। हम तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं, तुम होंगे बॉलीवुड के स्टार। हमारा हीरो सलमान खान नहीं है, हमारा हीरो हमारा बच्चा था जिसको आपने गोली से मार दिया, दूध मुआ बच्चा, हम उसके लिए लड़ेंगे। तो ये हम सब दिखाएंगे काला हिरन में। पूरा तो देश आप कहीं देखे ना तो कहीं सही। मैं ये कहूंगी कि आप अपने प्रॉफिट के लिए नहीं, एक जागरूकता के उद्देश्य से आप मूवीज बना प्रॉफिट रहे इसमें हैं। महत्वपूर्ण नहीं है। प्रॉफिट तो मैं बता रहा हूँ होगा तो किस काम आएगा। प्रॉफिट होगा तो मुकाम मंदिर में जाएगा, प्रॉफिट होगा तो पीपासर में जाएगा जहाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान जी जन्म लिए, प्रॉफिट होगा तो समराथल में जाएगा जहाँ उनकी तप स्थली है, प्रॉफिट होगा तो रोटू में जाएगा जहाँ इतना बड़ा तीर्थ है, प्रॉफिट होगा तो खेड़जली में जहाँ 363 माताएं बहनें और पुरुष शहीद हुए हैं। राजा पेड़ काटना चाहता था, अमृता देवी जो हमारी शहीद माँ, उन्होंने कहा कि पेड़ से पहले मेरी गर्दन काटनी पड़ेगी। वो जोधपुर में खेड़जली है, वहाँ उनकी समाधि है, वहाँ उनका मंदिर है, वहाँ उनका तीर्थ है। प्रॉफिट होगा तो वहां जाएगा, प्रॉफिट होगा तो वन्य संरक्षण के लिए काम आएगा। बिश्नोई तो कह रहे हैं ना कि आप छोड़ो वन विभाग, हमें दे दो ये हिरन वगैरह, हम पाल लेंगे अपना आप, तुम पे नहीं संभालना तो हमें दे दो। तो हम भी बड़े बड़े फार्म बनाएंगे वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए, हम भी कुछ करेंगे, गौशालाएं बनाएंगे, जानवरों के लिए शेल्टर हाउस बनाएंगे। मतलब अमित जानी जी ये जो मूवीज बना रहे हैं उनसे जो प्रॉफिट होगा वो समाज सेवा में लगने वाला है सारा कुछ। बिल्कुल, समाज सेवा और धर्म के काम में, धर्म के काम में और समाज सेवा में। अभी मैं उधर से गुजरा था तो सांवरिया सेठ को मैं जितना मेरे पास उस समय पड़ा था, मैं 5 लाख रुपए देके आगे बढ़ गया। अगर मेरे अकाउंट में 5 करोड़ होगा तो मैं मुकाम में जाके 5 करोड़ रुपए देके आगे बढ़ जाऊंगा। हमारे जो डायरेक्टर हैं भारत जी, वो कहते हैं कि हमें जब फिल्म से कमाई होगी, मान लिया हमारी अपनी भी तो कोई फीस होती है, जैसे हम सबको देते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर को ये दिया, कॉस्ट्यूम डायरेक्टर को ये दिया, एडीज को ये दिया, एक्टर को ये दिया, तो हमारी भी तो होती है। बोले हमारी अगर 1 करोड़ फीस है तो हम उसको ना 12 जगह डिवाइड कर देंगे, तो 10 लाख किसी ज्योतिर्लिंग पे, कहीं सोमनाथ में, कहीं नागनाथ में, कहीं त्र्यंबकेश्वर, कहीं मल्लिकार्जुन, तो ऐसे दे देंगे। मंदिर रहेंगे तो हिंदू रहेगा, धर्म रहेगा। नहीं, अक्सर लोगों का कहना रहता है कि मंदिर बनाने से अच्छा है कि आप हॉस्पिटल बनाइए, स्कूल्स बनाइए। हॉस्पिटल भी बन रहे हैं, मंदिर भी बन रहे हैं। ये वही लोग कहते हैं मंदिर चिढ़ते हैं, किसी जी पे दूध मत चढ़ाइए, गरीब बच्चों को पिलाइए। गरीब बच्चे भी पी रहे हैं दूध, मदरसों से नहीं पी रहे हैं, मस्जिदों से नहीं पी रहे हैं, मंदिरों से तो पी रहे हैं। मंदिरों में तो भंडारे होते हैं। मुझे एक मस्जिद बताइए भंडारा चल रहा हो जहाँ पे, बताइए पूरी दुनिया की एक मस्जिद बताइए जिसके बाहर भंडारा हो रहा हो। मंदिरों में तो रोज प्रसाद बट रहा है, रोज प्रसाद चढ़ भी रहा, बट भी रहा, दूध वहां पे चढ़ भी रहा है, दूध भी उनका ही है, खीर भी जिन पे चढ़ रहा है। आपके पेट में भी नहीं दर्द है, गरीब बच्चों को पिलाइए। तो ये सब हिंदू विरोधी बातें हैं। आप मक्का मदीना को हटा के वहां बना लीजिए अस्पताल, क्यों बना रखा आप? हटाइए अजमेर शरीफ दरगाह को, बनाइए अस्पताल। आप हटाइए जामा मस्जिद को, बनाइए अस्पताल। गिराइए बरेलवी मरकज को, देवबंद से हटाइए बुलडोजर सारा। आप देवबंद, दारुल उलूम देवबंद है, वहां बनाइए ना अस्पताल। किसने मना किया है? वहां नहीं बनाएंगे। राम मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए। मस्जिद अक्सा आप लड़ रहे हैं, फिलिस्तीन लड़ रहा है मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा इजराइल से बमबारी हो रही है। आप भूल जाइए मस्जिद अक्सा को, उसका नाम रख लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद साहब के नाम पे, कि यहाँ पे एक दवाखाना बनेगा मस्जिद अक्सा की जगह। और मस्जिद तो नमाज की एक जगह है, मस्जिद कोई आस्था का प्रतीक नहीं है। क्योंकि नमाज आप ट्रेन में पढ़ सकते हो, नमाज आप सड़क पे पढ़ सकते हो, पूरी सड़कें ऑक्यूपाइड करके पढ़ सकते हो। लेकिन हमारा जो मंदिर है वो सिर्फ पूजा करने की एक जगह नहीं है, वहां हमारे भगवान रहते हैं। वहां मूर्ति नहीं होती है, वहां मूर्ति के अंदर प्राण होते हैं, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। हम पूजा रेल में बैठ के नहीं कर सकते, हम सड़क पे बैठ के जो है पूजा नहीं कर सकते, हमें मंदिर ही चाहिए। तो ये सब गलत बातें हैं जो लोग करते हैं। मंदिर मत बनाइए, अस्पताल बनाइए। मंदिरों से धर्म जिंदा है। जो सुबह सुबह आरतियां की आवाज आती है, ये वैदिक मंत्र हैं जो हमारे कानों में गूंजते हैं, गणा नाम तो गणपति गुण गवा में, ये सब मंदिरों से ही आ रहा है। मंदिर जरूरी है, मंदिर खत्म तो हिंदू खत्म, हिंदू खत्म तो सब कुछ खत्म, फिर देश ही नहीं बचेगा। क्योंकि जहां जहां भी सृजनात्मक हस्ताक्षर है वो हिंदू संस्कृति की देन है, और जहां जहां विध्वंसकारी दस्तखत है वो बाकी लोगों की देन है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मंदिरों के ऊपर भी बहुत जल्द मूवी बनाने वाले हैं? नहीं, मंदिर बनाने वाला हूँ। अच्छा, मंदिर ही बनाने वाले हैं। बहुत बड़ा मंदिर बनाने वाला हूँ।
हाँ, बोर्ड लगा के कि यहाँ जिहादियों का प्रवेश वर्जित है। ये भी सही है। और मैं थोड़ा सा और विस्तार में जानना चाहूंगी कि आप जो अभी नेक्स्ट मूवी बनाने वाले हैं उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है, क्या बजट है और किस तरीके से कास्टिंग आप करने वाले हैं, क्या कुछ प्लानिंग आपने बना के रखा है अपने दिमाग 300 में? शहरों में जा रहा हूँ, हम्म, हिंदी बेल्ट में। हम्म, गैर हिंदी बेल्ट से कोई दिक्कत नहीं है, पर वो मुझे समझे ना, मेरी बात उनके पल्ले ना पड़े। मीन्स वो क्या जो कह हिंदी बेल्ट हिंदी बेल्ट, पूरा। हाँ हिंदी बेल्ट 300 शहर, हम्म, 15 राज्यों के 300 शहर हम्म, मैं जा रहा हूँ, वहाँ ऑडिशन करूंगा और प्रतिभा को वहीं टिक करके कि जाओ तुम सिलेक्ट, बिना नेपोटिज्म के। बिना नेपोटिज्म। हाँ, इस फिल्म के ये रिलीज बड़ा से मुद्दा पहले, है। हाँ हाँ, इस फिल्म के रिलीज से पहले 300 शहरों में जा रहा हूँ। हाँ, और 300 शहरों में जाके अगली फिल्म की कास्टिंग करूंगा। 2-4 बड़े चेहरे चाहिए फिल्म देखने के लिए, लेकिन उनके साथ 200 चेहरे और भी लगते हैं। इस मूवी में भी मैंने 50 लोग ऐसे जिनको पहली बार मौका दिया है, इंट्रोड्यूस कराया है, वो दिखेंगे तो प्रोफाइल बन गई। दूसरी फिल्म में फिर उन्हें मौका मिलेगा, तीसरी में मिलेगा, 4 बार हम देंगे तो 5 बार कोई और भी देगा, धर्मा भी देगा, यशराज भी देगा। कहीं से शुरुआत तो करनी होती है ना। आप ये कहते रहिए हर किसी को, नहीं नहीं तुम तो नए हो, तुम तो फ्रेशर हो, तुम तो नए हो। तो पहले तो धर्मा भी नया ही था, राजकुमार संतोषी ने भी पहली बार कोई फिल्म बनाई होगी, प्रकाश झा और संजय लीला भंसाली ने भी पहली बार कोई फिल्म डायरेक्ट की होगी, आमिर खान ने भी पहली बार किसी फिल्म में अभिनय किया। तो ये सब नहीं होता। मेरी विचारधारा बिल्कुल अलग है। मैं इस देश में लाखों नौजवान जो सपना पाल के बैठे हैं कि आसमान में उड़ना है, उनको पंख देने का काम करूंगा। गुलशन कुमार ये काम करते थे, दुर्भाग्य से वो नहीं है, न्यू कमर्स को मौका नहीं मिलता है। मैं अगर जिंदा रहा, मुझे गुलशन कुमार की तरह किसी ने अपनी गोली का शिकार नहीं बनाया, तो मैं इस काम को करूंगा। अच्छा, तो ये जो टेलर मर्डर स्टोरी है मूवी, इस मूवी को बनाते वक्त कभी ऐसा हुआ है कि सेट पर बिल्कुल किसी ने तोड़फोड़ कर दिया हो, अचानक से कोई आ गया हो कि नहीं ये मूवी नहीं बनेगी? ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये मूवी हमने केरला में नहीं बनाई, बंगाल में नहीं बनाई, ये मूवी बनाई है देश के सबसे सुरक्षित प्रदेश में, दुनिया के सबसे सुरक्षित प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ जी के प्रदेश में, जहां कंकड़ पत्थर आने का मतलब है कि आपकी जमीन ही बचेगी, मकान नहीं बचेगा। बुलडोजर खड़े हैं सिर्फ इसलिए ही क्योंकि पत्थर चला के तो देखे, कौन कहता है बुलडोजर से घर नहीं गिरता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लाइक शेर को मैंने ऐसे मॉडिफाई करके बताया है यूपी को लेके। शेर तो यह है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारो। कौन कहता है बुलडोजर से घर नहीं गिरते। पूरी पूरी सल्तनत तहस नहस हो सकती है, बस आप उत्तर प्रदेश में एक पत्थर उछाल के देखिए, ये योगी जी ने किया। तो हमने ऐसी स्टेट में मूवी बनाई है जहाँ कट्टे तमंचे पत्थर ये सब अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। ये टेलर मर्डर स्टोरी जो है, इससे जब आपने बनाना शुरू किया तो आपने कितना रिसर्च किया? मतलब आप उस लोकेशन पर गए, विजिट किया, आपने उनकी फैमिली से मुलाकात की, तो आपने प्रॉपर उस पर रिसर्च किया है, तो उस पर थोड़ा एक प्रकाश डालिए। हाँ, मैं मेरे डायरेक्टर भरत जी और बाकी लोग, हम सब वहाँ गए थे। हमने वहाँ के लोगों से बात की, उनकी फैमिली से बात की, आसपास के लोगों से बात की, नेट से रिसर्च किया, और पूरा राजस्थान ही जानता था, वो तो पब्लिक डोमेन में था। उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो मीडिया ने भी नहीं दिखाई। जैसे सब कहते हैं कि कन्हैयालाल के लड़के ने पोस्ट कर दी थी नूपुर शर्मा के समर्थन में, इसलिए जिहादी मुस्लिम, तो हमने वो भी दिखाया कि पोस्ट किसने की थी। लोग कहते हैं कन्हैयालाल साहू हिंदू संगठन से जुड़ा था, उसने कोई नारा दिया होगा ऐसा जिससे मुसलमान भड़क गए। हमने ये भी दिखाया कि वो तो बहुत सेकुलर व्यक्ति था, और वो सारे उदयपुर में जो मुसलमान थे उनकी मदद ही करता था। जिसने उसको मरवाया उसकी मदद की, उसके बाप की मदद की। ये सिला मिला, जिसे मैं फूल भिजवाता हूँ तोहफे में नवाज अक्सर, न जाने क्यों मुझे बदले में चाकू भेज देता है। उसने जिन जिन की मदद की उन लोगों ने ही उसकी हत्या का षड्यंत्र किया, जस्ट बिकॉज ऑफ वो जो आपने फिल्म का डायलॉग सुना होगा कि इनके खून में इनकी कौन सनी है, सब लोग उसके एंटी थे। तो सब दिखाना है हमें मूवी के जरिए लोगों को। थोड़ा एक मेरा पर्सनल सवाल है आपसे, क्योंकि मुझे लगा कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और लगा कि आप वाकई में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। तो आपके अकॉर्डिंग स्पिरिचुअलिटी का क्या डेफिनेशन है? जो आस्तिक है वो स्पिरिचुअल है, जो मानता है, जो नहीं मानता या मानने में जिसकी कंडीशंस है कि इसको मानूंगा इसको नहीं मानूंगा। ये बड़ा डिबेट रहता है वैष्णव, शिवत्व और शैक्त। हाँ। तो जो वैष्णव हैं वो विष्णु भगवान
के सारे रूपों को मानते हैं, जो शैव हैं वो शिव जी के रूपों को मानते हैं और शक्ति के रूपों को शैक्त कहा जाता है। तो ये सारे डिविजन्स जो व्यवस्थाएं जो हैं। है वो यहाँ बनी है। हाँ जी। मुझे लगता है कि पैदा जिसको किया है वो भी ईश्वर ने किया है, मृत्यु जो देता है वो भी ईश्वर देता है, पालन करने वाला भी ईश्वर ही है। इसलिए मैं सबको मानता हूँ। मैं तो कबीरदास जी को मानता हूँ, क्योंकि हम उनकी वंशावली से आते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, साहित्यकार हैं। मैं करणी माता को मानता हूँ, राजस्थान में जाता हूँ। मैं खाटू श्याम जी को मानता हूँ, मैं सांवर सेठ को मानता हूँ, मैं सालासर बालाजी जाता हूँ, मैं मेहंदीपुर बालाजी जाता हूँ, मैं 12 ज्योतिर्लिंग जाता हूँ, मैं भगवान श्री राम के धाम जाता हूँ, अयोध्या धाम। तो मैं किसको मानता हूँ? संत रैदास को मानता हूँ। सभी को तो हम लोग मानते हैं। ये कहना कि मैं हनुमान जी को मानूंगा, राम जी को नहीं मानूंगा, मैं माता रानी को मानूंगा, मैं शिव जी को नहीं मानूंगा, ये नास्तिक लोग हैं सर। सबको मानो, क्योंकि सभी शक्तियां हैं और आप कुछ नहीं हो उनके सामने। काफी सारे पॉडकास्ट आते हैं कि राधा रानी बड़ी हैं, कृष्ण उनसे छोटे हैं। कुछ लोगों का डिबेट चल रहा है कि कृष्ण बड़े हैं, राधा रानी छोटी। हमारे तो माँ पिता दोनों ही बड़े हैं, हम तो बच्चे हैं। चूंकि हम जेठानी तो है नहीं कि हम कहेंगे वो देवरानी छोटी है हमारी, हम जेठ तो है नहीं हम कहेंगे वो देवर छोटा है तो वो इसलिए देवर है। करेक्ट। हम तो शिव पार्वती के बच्चे हैं, तो वो हमारे माँ बाप हैं। राम सीता हमारे माँ बाप हैं, और राधा रानी हो या भगवान श्री कृष्ण हो। तो जब बच्चे हैं तब तो हमारे लिए सब बड़े हैं। एक चींटी से पूछो कि ये जहाज पानी वाला बड़ा है या ये उड़ने वाला जहाज बड़ा है या ये जो BMW खड़ी है बड़ी, उसके सब बड़ा है, वो तो चींटी है। तो हम क्या है, हमारी औकात क्या है इस ब्रह्मांड में? और जिसकी औकात नहीं वो सवाल कर रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमारी तो हैसियत ही नहीं है, औकात ही नहीं है उन पर सवाल करने की, उस बारे में सोचने की। सिर्फ शीश नवाओ और अपना काम। जी, अमित जानी जी, आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। और आपकी ये जो मूवी आने वाली है, टेलर मर्डर स्टोरी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ये एक तरीके का प्रमोशन है, नहीं। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक मैसेज है, एक मोरल मैसेज है, और एक तरीके का ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आप सबको पता होना चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप लोगों को नहीं पता है। आप बस ऊपर ऊपर से कुछ गूगल से इधर उधर से आपने न्यूज़ पढ़ लिया और जान लिया, लेकिन ये मूवी बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद बनी है। प्रॉपर रिसर्च बेस्ड स्टोरी है, लोगों ने यहाँ बहुत मेहनत किया है। बिल्कुल रियलिस्टिक मूवी है, ये ट्रू स्टोरी बेस्ड है। तो लोगों की काफ़ी कुछ मेहनत रही है इसमें और बहुत रिसर्च के बाद इसे बनाया गया है। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर देखिएगा, एक इन्फॉर्मेशन के नाते ज़रूर देखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।